सुब्रमण्य भारती के जन्म दिवस पर उनकी जयंती को मनाने का आदेश प्राप्त हुआ था। उस दिन को अगर मैं याद करता हूं तो एक बहुत लंबा चौड़ा जो है जियो आया हुआ था। उसके अनुसार मुख्य रूप से हमारे विद्यालय स्तर पर 3 तरह के कार्यक्रमों का करने का निर्देशन प्राप्त हुआ था। सबसे पहले तमिल कवि आदरणीय स्मृति शेष श्री सुब्रमण्य भारती की जयंती मनाने का कार्यक्रम था। साथ ही साथ माध्यमिक स्तर के समस्त विद्यालयों में इस दिन को 11 दिसंबर आपकी जयंती पड़ती है, इस दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देशन प्राप्त हुआ था। इसी के साथ ही साथ पूरे देश में विविधता में एकता है, इसको स्थापित करने वाले विविध तरह के कार्यक्रम जैसे रंगोली बनाना, सभी भाषाओं के अलग अलग झांकियां निकालना, इस तरह के कार्यक्रमों को विद्यालय स्तर पर संपादित कराने का निर्देशन प्राप्त हुआ था। तो हमें 3 बातें आज इस मंच से आपके दिलो दिमाग में डालनी है। पहली, सुब्रमण्यम भारती के बारे में हमें बताना है। दूसरा, भारतीय भाषा दिवस क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए इसका जो है प्रारंभ हुआ, इस पर अपनी बात रखनी है। और तीसरी, विविधता में एकता, हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है, इस पर अपनी बात रखनी है। तो सबसे पहले हम सुब्रमण्य भारती के बारे में बात करते हैं। 11 दिसंबर 1882 को आप तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्म लिए थे और 1922 में आपका देहावसान हो गया था। कुल मिलाकर के मात्र 40 वर्ष की अवस्था में ही आपने इस दुनिया से विदा ले लिया था। किंतु इस 40 वर्ष की अवस्था में ही कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपने जो हमारा तमिलकम प्रदेश है, तमिलनाडु और उससे जुड़े हुए राज्य हैं जहां तमिल को बोला, पढ़ा, लिखा, समझा जाता है, इन राज्यों में तमिल के भाषा को जानने वाले लोगों में, समझने वाले लोगों में क्रांतिकारी गीत लिखे थे जो अंग्रेजों से हमें आजादी दिलाने के लिए पर्याप्त थी। आपने अपने गीतों के माध्यम से जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उन्हें क्रांतिकारियों से जुड़ने और इस देश से ब्रितानी सत्ता को जो है उखाड़ फेंकने के लिए अपने गीतों के माध्यम से आग्रह किया था। अब आपके जन्म दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में कैसे मनाया जाए, इसकी भी एक कहानी है। 2021 में इसकी भी एक कहानी है। 2021 में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दास मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी में तमिल काशी उत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, जो उस समय के कैबिनेट मंत्री थे, आप पधारे हुए थे। आपने एक जो है घोषणा की कि इस दिवस को 11 दिसंबर के दिवस को भारतीय भाषा उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तब से ही माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों में आपकी जयंती को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का एक निर्देशन प्राप्त हुआ है। और तब से ही 11 दिसंबर जो कल की तारीख थी, कल की तारीख को ही भारतीय भाषा दिवस के रूप में
माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों में मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात है विविधता में एकता, उस पर हमें चर्चा करनी है। और भारतीय भाषा दिवस, इसकी औपचारिकता क्या है बेटा? कई लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। पिछले वर्ष जो है 14 सितंबर को जब हिंदी दिवस मनाया जा रहा था, तो उसमें कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। हमने उसको सुधारने का प्रयास किया था, और जो तथ्यात्मक रूप से जो बातें सही हैं उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए ना। उस पर जो है आपको एक लूसिड ज्ञान तो प्राप्त होना ही चाहिए ना, स्पष्ट ज्ञान तो प्राप्त होना ही चाहिए ना। तो 14 सितंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाया जा रहा था, और कहा गया, बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। बिल्कुल सही बात है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, एकदम सही बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ 21 और भाषाएं हैं जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। संविधान के भाग 17 में राष्ट्रीय भाषाओं का जिक्र किया गया है, और इन सभी राष्ट्रीय भाषाओं को अनुसूची 8 में रखा गया है। अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं कही गई हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत और उर्दू, इनको हमें राष्ट्रीय भाषा बनाया गया था। और इसके साथ ही साथ 1994 में संविधान में संशोधन करके, 8वीं अनुसूची में संशोधन करके फिर 3 नई भाषाओं को जोड़ दिया गया, नेपाली, मलयालम, मणिपुरी और कोंकणी। इसके साथ ही साथ 2004 में 4 पुनः भाषाओं को जोड़ दिया गया, वोडा, डोगरी, मैथिली, संथाली। कुल 22 भाषाएं हैं जिनको कि राष्ट्रीय भाषाएं कहा जाता है। असल में संविधान में 2 प्रकार की भाषाओं का वर्णन है, राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज, और ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रीय भाषा और राजकीय भाषा, राजकाज की भाषा। 14 सितंबर 1948 को हिंदी को और अंग्रेजी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था, मतलब हमारा जो भी राजकीय कार्य होगा वह जो है या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा। इंग्लिश के लिए यह प्रतिबंध था कि केवल 15 वर्षों के लिए ही राजकीय भाषा रहेगी, लेकिन हिंदी को असीमित काल के लिए कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही 15 वर्ष कंप्लीट हुए, पुनः जो है संविधान में संशोधन करके इसे फिर से 15 वर्षों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। फिर से जब 15 वर्ष कंप्लीट हुआ तो फिर से 15 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तब फिर 15 वर्ष कंप्लीट हुआ, फिर से 15 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, और आज भी चल रही है। मतलब हम इंग्लिश को हटा नहीं पा रहे हैं, आज भी यह हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। असल में भाषा को लेकर के विवाद जब हमारा देश आजाद हुआ था, अखंड भारत बना था, तभी से चल रहा है बेटा। संविधान जैसे ही लागू हुआ, इसे हमें देखने को मिल गया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा में, यस्केधर कमेटी, और उसने अपना वर्डिक्ट 1948 में दिया था। उसने कहा कि भाषाई आधार पर हमें जो है राज्यों का गठन नहीं करना है।
एक और कमेटी बनाई गई थी 1948 में ही, और उसने 48 में ही वर्डिक्ट दिया था, जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटैया सीतारमण। इस कमेटी ने भी अपना वर्डिक्ट 1948 में दिया था। इसने भी कहा कि नहीं, भाषाई आधार पर अगर हमने राज्यों का गठन कर दिया तो यह विविधता में एकता वाला देश रह ही नहीं पाएगा, टूट जाएगा आपस में। लेकिन हमने जैसे ही उस संविधान दिवस पर भी चर्चा की थी, अंबेडकर को सबसे बड़ी चिंता यही थी कि यहां पर जितनी विविधता में रहने वाले लोग हैं, इतनी भाषाओं को जानने वाले लोग हैं, इतनी संस्कृतियों में को जानने वाले लोग हैं, इनके बीच सामंजस्य हो पाना बड़ा कठिन लग रहा है। ऊपर से कुछ ऐसे नेता प्रेता भी जन्म ले लेते हैं इसी धरती पर जो कि तोड़ने और बांटने में ही यकीन रखते हैं। परिणाम भी आ गया। 1952 में जो आज का आंध्र प्रदेश होता है ना, तो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, आप जो देखते हो तेलंगाना, ये सारा हिस्सा एक ही राज्य के अंतर्गत आता था। वहां पर एक आदमी था रामालू पट्टू करके, वो साहब धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हमको तमिल नहीं आता है, हमको तेलुगु आती है, हमको तेलुगु के अनुसार अलग राज्य चाहिए। और 52 दिनों तक यह धरना प्रदर्शन पर बैठा रह गया आदमी, और 56 दिनों तक बैठा रह गया। 56वें दिन इसने प्राण त्याग दिए। पूरे दक्षिण भारत में जो है भूचाल आ गया। नेहरू डर गए कि अभी अभी नई नई सरकार बनी है, अभी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाए थे 10 साल पहले 42 में, पता चले कि जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो का नारा लगाने लगे ये लोग। सरकार सख्ते में आ गई। आनंद फानन में उन्होंने 2 राज्यों का गठन कर दिया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर हुआ क्या, पूरे देश में खलबली मच गई। कहते हैं ना, एक भोजपुरी में कहावत है कि छुआ तो छुअवनी लग जाए। मतलब कोई चीज आदमी को दे दो तो परख जाता है। जैसे आप किसी को चीनी दे दीजिए तो अगले दिन फिर आएगा, बोले ये तनिक चीनिया है, कुल चाहपतिया कुल जुटल हमरे के मेहमान आ गल हुआ, तनिक चीनिया दे देते तो हमारा कमा बन जाते। एक दिन का इज्जत का बात है। और डेली जिस दिन नहीं दोगी या नहीं दोगे वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि हक समझता है ना, तो ये परख जाता है आदमी। वैसे ही सारे राज्यों में जो है सब लोग परख गए। सब लोगों को भाषाई आधार पर, गुजराती बोलने वाले उनको गुजरात चाहिए था, जो मराठी बोलते थे उनको महाराष्ट्र चाहिए था। पहले ये सब एक ही राज्य में आते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। इनको अलग अलग राज्यों की मांग चलने लगी, पूरे देश में भूचाल आ गया। नेहरू डर गए। उस समय एक जो है फजल अली थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके दिशा निर्देशन में इन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया, फजल अली आयोग। बहुत लंबा चौड़ा नाम है उनका, फजल अली। तो उनके निर्देशन में इन्होंने एक फजल अली आयोग का गठन कर दिया और कहा कि इस समस्या का हमको हल चाहिए। उन्होंने पूरे देश में सर्वे किया और 1956 में जाकर के कर दें, लेकिन कुछ शर्तें होनी चाहिए कि अमुक भाषा बोलने वाला ही केवल जो है एक राज्य में रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पूरा भारत एक है, अखंड भारत है। जो भी जहां चाहे अपनी नौकरी पेशा के मद में, चाहे जो है रहने के पर्पज से, जिसको जहां रहना है वो रह सकता है। पूरा देश एक होगा। और कोई व्यक्ति अगर इसका विरोध करता है कि हमारे राज्य में आकर के तुम बिहारी हो, आकर के हमारे राज्य में रहते हो, और उनको जो है किसी तरह कोई जो है असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करता है, तो वह जो है देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा। और इस आधार पर 1956 के बाद भाषाई आधार पर बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया। गुजरात बोलने वालों को गुजरात दिया गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र दिया गया। बहुत सारे राज्य जो कन्नड़ बोलने वाले थे वो कर्नाटक दिया गया। एक राज्य था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इसका फुल फॉर्म था, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये 3 राज्य आते थे। ये इसमें एक बीच में जो है कमिश्नरी स्टेट भी आता था, जिसका नाम था चंडीगढ़। बड़ा समस्या थी। फिर हमारे नीति निर्माताओं ने इस पर गहन मंथन किया और उन्होंने जो हमारा
चंडीगढ़ था उसको जो है एक राजधानी बना दिया, 2 राज्यों की। किसकी किसकी? पंजाब और हरियाणा की सामूहिक राजधानी बना दिया। और जो हिमाचल प्रदेश था, मतलब जो हिमालय की तलहटी में पड़ने वाला क्षेत्र था, उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बन गया और हरियाणवी बोलने के लिए हरियाणा बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ है बेटा। एक महोदय ने तो बोल दिया एक जो है हिंदी दिवस पर कि केवल 23% लोग जो है हिंदी नहीं जानते हैं। दक्षिण भारत को अगर उत्तर भारत को जोड़ दिया जाए, देख लिया जाए तो हमें जबरदस्ती का उनको हिंदी बोलवाना चाहिए। बताओ, कोई काम जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा? यही काम तो पाकिस्तान ने किया था अपने बांग्लादेश के साथ। उनको उर्दू नहीं आती थी, उर्दू बोलो, राजकीय कामकाज की भाषा उर्दू है, जबरी का करने लगे और परिणाम उनसे जो है बांग्लादेश अलग हो गया। हुआ कि नहीं? दक्षिण भारत में बहुत सारे फिल्मी हीरो हैं। एक महेश कुमार हैं, उन्होंने तो कह दिया हिंदी मेरे लिए अभिशाप है, बोला है ऑन रिकॉर्ड, मैं हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकता हूं। दूसरा कोई डबिंग करता है उसका। वो लोग तमिल को इतना ज्यादा मानते हैं। तो हम भाषाई आधार पर क्यों लड़े? क्या जरूरत है भाई? और इसका एक जो है उपाय भी है। अब ये मत सोचिएगा कि अंग्रेजी के मास्टर ने इसलिए जो है अंग्रेजी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, अंग्रेजों ने यहां पर शासन किया है भाई, हमारे यहां शासन करके गए हैं। 2 राज्यों के बीच बातचीत का आधार अंग्रेजी ही है, इसलिए हम अंग्रेजी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और जो लोग अंग्रेजी का विरोध करते हैं, देख लीजिएगा उन्हीं के बच्चे सबसे ज्यादा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं। यह सच्चाई है। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाएंगे और हमारे लिए हिंदी लगाएंगे। अब तो हिंदी में जो है डॉक्टर बनने का प्रोसीजर भी आ गया है। बताओ, कोई डॉक्टर जो हिंदी में पैरासेटामॉल लिख के देगा, मेडिकल स्टोर पर जाएगा, क्या होगा? तो सारी भारत की जो है उसको कौन सा डॉक्टर माना जाएगा? झोला छाप से भी नीचे वाला स्तर माना जाएगा ना। ठीक है, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाषा का काम केवल एक हृदय से दूसरे हृदय तक बात को पहुंचाना है। सारी भाषाएं समान है, सारा देश की भाषाएं हैं। और आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में तो आप साउथ इंडियन फिल्में भी बड़ी चाव से देखते हो ना। हमारे यहाँ जो है जो संस्कृतियां हैं वो भी जो है विदेशों तक गई हैं। हमारे यहाँ जो है हमने देखा था अभी पिछले छठ पर टेम्स नदी में महिलाएं जो है जाकर के, जो टेम्स लंदन की नदी है उसके किनारे जो है छठ व्रत थी। तो ठीक है, इधर उधर आदान प्रदान चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और भाषाई आधार पर हमें देश को जोड़ना है। एक राज्य था हमारा सिक्किम, अब इसकी कहानी सुन लो। इससे बगल में एक देश है तिब्बत, बफर स्टेट माना जाता है इसको। आप लोग बोर नहीं ना हो रहे हैं? ठीक है, सुनिए। तो ये तिब्बत को इन्होंने क्या किया, चीन वालों ने तिब्बत के लोगों को वहां से निकाल करके पूरे चीन में छीड़ दिया और अपने लोगों को तिब्बत में ले आकर के बसा दिया। भागे भागे जो है दलाई लामा हमारे यहाँ आए शरण मांगने के लिए, और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जो जिला है वहां पर हमने रहने के लिए उनको जगह भी दे दिया। आज भी दलाई लामा वहीं रहते हैं। तो सिक्किम वाले भी हमारे पास दौड़ते हुए आए 74 में, बोले कि हम तो ठीक है, हम आपके साथ ही मिलना चाहते हैं, चीन के साथ जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको डर है। जो काम उन्होंने तिब्बत में किया, क्या आप लोग भी हमारे साथ वैसा नहीं करेंगे? हमने पूछा क्यों, क्या मतलब? तो बोले कि मतलब हमारा 4 भाइयों का परिवार है, मान लीजिए एक भाई को हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बसा दीजिए, एक भाई को हमारे जो है लक्षद्वीप में बसा दीजिए, एक को कर्नाटक में बसा दीजिए, एक ठो को जम्मू कश्मीर में बसा दीजिए। तो बताइए हमारा परिवार तो टूट जाएगा ना। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले देश हैं। जो आता है ना इस धरती की मिट्टी को चूमता है कि नहीं? हमने कहा आपको जो है बिखरने नहीं दिया जाएगा। फिर 1975 में हमने जो है
संविधान में संशोधन करके उनको अपने साथ जोड़ा और भारत का 22वां राज्य घोषित किया, है कि नहीं? तो सब राज्यों का, भी मणिपुर का बताएंगे तो उसकी भी कहानी है। सब राज्यों के हमारे साथ जुड़ने की अलग अलग कहानियां हैं और भाषाई आधार पर हमें टूटना नहीं है। यही आज के भारतीय भाषा दिवस की सबसे बड़ी संकल्पना है। जो भी तोड़ने वाले लोग हैं उनको आप तोड़ दो, क्योंकि आप ज्ञान से तोड़ सकते हैं ना उसको। बोलिए, जो भी तोड़ने वाले लोग हैं तो उनको आप अपने ज्ञान से क्या करिए, तोड़ दीजिए। आपके पास ज्ञान होना चाहिए। क्या करना चाहते हो भैया? दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हो? उनको समझाइए, तब उनकी बुद्धि खुलेगी। क्योंकि तोड़ने वाली शक्तियां बहुत तेज कारगर हो गई हैं। एक तरफ नारा दिया जा रहा है भारतीय भाषा दिवस मना करके देश को एकीकृत कर देना है, एक तरह से बांध देना है, और दूसरी तरफ देश को बांटना भी है। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी भाई। आप समझदार हैं, हर भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। सारी भाषाएं जो है, बस भाषा का काम क्या है? अपने दिल की बात को दूसरे के दिल में उतार देना, है कि नहीं? बोलिए। yes, तो बस भाषा का यही काम है। और भारत में जो सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं, यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि नहीं? तो इसी आधार पर हमें जो है बटना नहीं है और हमें जुट करके एक निश्चित देश, एक मजबूत देश बनाना है और भारत का नाम दुनिया के देशों में ऊपर रखना है। ठीक बात है ना? अब हम प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करेंगे कि वे अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें।